दोस्तों आज है 31 अगस्त मंगलवार का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आए हूँ। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसमें डिटेलिंग में जाएंगे। पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है राइट टू, एक मिनट देखिए, हाँ, राइट टू मूव फ्रीली, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि काफी एनालिटिकल काइंड ऑफ नेचर होता है इनका। अगली जो न्यूज़ है हम लोग पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पता ही आपको वर्ल्ड फेमस जो है कि शॉल है कश्मीर से आती है और यहाँ की जो औरतें होती है इसको अपने हाथ से बुनती हैं। उसके बारे में कुछ स्कीम है एक चलाई गई है, इसको दोबारा से प्रमोट करने की सरकार बात कर रही है। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में इसमें दोनों हम कवर कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो भी हम लोग जीएस पेपर 2 से ही कवर करेंगे। इजराइल पैलेस्टाइन इशू है, बहुत बार इसको हम लोग कर चुके हैं। देखिए इसको आप जीएस पेपर 1 से भी कवर कर सकते हो अगर आप इसमें ज्योग्राफी वाला एंगल ऐड करते हो, इसकी लोकेशंस वगैरह वो सब देखते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो है आपको पता है मई के महीने में भी कितना सारा न्यूज़ में था, लगातार हर कोई इजराइल की बात कर रहा था, पैलेस्टाइन की बात कर रहा था, गाजा स्ट्रिप की बात कर रहा था, है ना, उसके जेरूसलम की बात कर रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बना रखी है। अगर आपने डिटेल में इस पूरे इशू का जानना है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, लेकिन ये बिल्कुल ब्रीफ मैनर में आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है, उसके बारे में बात करेंगे। अगली जो न्यूज आने वाली है वो है जीएस पेपर 2 और 3 से ही करेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भैया यूनेस्को हेरिटेज साइट को सरकार प्राइवेट हाथों में देना चाहती है जिसका काफी ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन सी वो हेरिटेज साइट है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है और क्यों इसको जो है लोग अपोज कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द जुडिशरी, और इसमें आप जो है पे ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है जीएस पेपर 2 में। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके मेंस में और इंटरव्यू में भी यू कैन फेस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम जीएस पेपर 2 एंड 3, इंडिया एंड द क्लाइमेट चेंज। दिस इज गोइंग टू बी द एडिटोरियल फॉर द डे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि COP26 वो होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में, ग्लासगो में होगा। तो इससे पहले इस तरह का एडिटोरियल अगर हमारे सामने आता है तो डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग इंडिया की खूब सारी तारीफ करने वाले हैं, किसी भी एंगल से बुराई नहीं करेंगे। आज जो है तारीफ करने का दिन है। चलिए, और सभी को जन्माष्टमी की बधाई। थोड़ा लेट है, कल थी जन्माष्टमी, मुझे पता नहीं था कल जन्माष्टमी है सुबह सुबह, तो उसके बाद जो है फास्ट रखा गया, घर वालों ने बोला फास्ट है तो आई थॉट के चलो ठीक है आपको अब बोल देते हैं हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो बस ऊपर वाले का नाम लेके तैयारी करते रहिए एग्जाम की और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से बस हम लोग आगे बढ़ेंगे और सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता अगर आप अपने गोल के लिए सीरियस हो तो। लेकिन सबसे आगे बढ़ने से पहले सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एक और खुशखबरी है, इंडिया ने में जो है पैरा ओलंपिक्स में जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे किया है ना। अवनी है, सुमित है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, कई लोग ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है ना, और ये सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही नहीं है दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया हम लोगों ने। तो इस बार जो है अपना ओलंपिक्स में भी और पैरा ओलंपिक्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है एंड लेट्स होप के फ्यूचर में इसके लिए हम जो करें। लेकिन एक क्वेश्चन है, सरकार ने एक स्कीम चलाई है, ठीक है, एक स्कीम चलाई है और वो स्कीम चलाई है कि हम लोग जो 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें जो है मेडल को लेके आना है। कम से कम 25 से 30 मेडल का टारगेट रखा गया है। आप बस मुझे स्कीम का नाम बता दो। और आप चलिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंट्री जैसे चाइना है या यूएसए है, कोई भी कंट्री ओलंपिक्स में अपने एथलीट्स के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री के बारे में बात करूं जो गरीब कंट्री है, जिसमें हमारे पास पैसा नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या हमें ओलंपिक्स एक स्पोर्ट्स के अंदर इतना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट होता है और क्या इससे जो है लोगों को लेसन्स मिलते हैं? क्या स्पोर्ट्स में अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है लोग हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या इसकी वजह हम लोग हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते, जनरल हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च नहीं कर सकते? क्या बेनिफिट है दोस्तों? ये एक इंडिविजुअल अचीवमेंट है।
है ना। आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या सोचना है। कभी एडिटोरियल इसके बारे में आएगा तो डेफिनेटली हम लोग चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं हमारे पास, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, आप एक अवेयर सिटीजन हो, सारी चीज़ों का आपको पता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, ओलंपिक्स के अंदर या किसी और स्पोर्ट्स के अंदर, इसका एक्चुअली में बेनिफिट क्या है। अल्टीमेटली जो जो गोल अचीव करता है वो इंडिविजुअल करता है, जो बेनिफिट मिलता है वो अचीवमेंट बेनिफिट को मिलता है। आम जनता को इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इसकी बजाय अगर हम हॉस्पिटल्स बना दें, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन इसके काउंटर आर्गुमेंट भी बहुत सारे हैं, कभी बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपने विचार बताइए, देखेंगे हमारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं इसके बारे में, है ना। चलिए मूव करते हैं पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक है, देखिए, राइट टू मूव फ्रीली रिजाइड एनीवेयर ऑन द फ्लिम्सी ग्राउंड। देखिए फ्लिम्सी का मतलब होता है कि ऐसे झूठ मूठ के फालतू के ग्राउंड्स पे आप किसी की मूवमेंट को नहीं रोक सकते हो। मुद्दा ये है दोस्तों कि एक आदमी है, ठीक है, और हुआ ये कि उन्होंने, वो तेलंगाना में रहने वाले थे, नाम था उनका रहमत खान। और इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो मदरसाज हैं, जो मदरसाज में जो फंडिंग आती है, तो रहमत खान ने नोटिस किया कि उनमें करप्शन हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके जो मदरसा के ऑफिशियल्स हैं वो उस पैसे का गलत यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने ये कोर्ट में पीआईएल डाल दी। तो हाई कोर्ट में जब इन्होंने पीआईएल डाली तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे इनके पीछे पड़ गए, इनके ऊपर काउंटर एफआईआर डाल दी गई, और एंड में तेलंगाना की सरकार ने इनको बैन कर दिया कि आप अमरावती में अंदर नहीं आ सकते। सोच के देखिए, इस आदमी ने करप्शन का पर्दाफाश किया, कोर्ट के अंदर ये गया जस्टिस लेने के लिए, और इस आदमी को वहां से बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि आप जो है, ये जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो आदमी वहां पे एंट्री नहीं कर सकता, मतलब उसको उसने आइसोलेट कर दिया, उसकी एंट्री बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्टेट, कोई भी स्टेट एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास करता है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस में। ऐसे फ्लिम्सी ग्राउंड पे आप किसी की मूवमेंट को बंद नहीं कर सकते हो, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सिर्फ और सिर्फ तब उसको आप कर सकते हो जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है। यहां पे किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि आप रहमत खान की मूवमेंट को बंद नहीं कर सकते। इट्स ए फंडामेंटल राइट अंडर 19D, है ना। आप देश में भैया कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एज लॉन्ग एज आप हमारी सिक्योरिटी को इंपैक्ट नहीं कर रहे हो। कुछ केसेस में आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे 1905 के अंदर ही दी हुई हैं। आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में, और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में चले जाते हो, तो वहाँ उसके लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा आप भैया पूरी कंट्री में जहां मर्जी घूमिए, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में उनका एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, पर्टिकुलर उनका वे ऑफ लाइफ होता है। अगर बाहर से बहुत ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे तो हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दी हुई है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस में ही इसको रोका जा सकता है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि प्रोस्टिट्यूशन वाले केस में भी मूवमेंट को रोका जा सकता है, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे इसको रोका जा सकता है, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या केस में। 1964 का ये केस है कि प्रोस्टिट्यूशन वाले केस में भी मूवमेंट्स को रोका जा सकता है। तो कुछ ग्राउंड्स हैं ऐसे। एक केस था, मुझे उस केस का याद और ईयर याद नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक HIV पेशेंट को भी मूवमेंट के लिए रोक दिया गया था महाराष्ट्र ने। उस केस में भी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा था कि हाँ आप इसको हेल्थ ग्राउंड पे रोक सकते हो। तो कुछ कुछ मूवमेंट रोकी जा सकती हैं, यानी कि क्योंकि फंडामेंटल राइट वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं है, सबको पता है ना, तो रिस्ट्रिक्शंस तो हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, कहीं भी मेंस में क्वेश्चन आए इस तरह का फंडामेंटल राइट को लेके और ये सारी चीजें ना, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम्पल को वहां पे डाल सकते हो। सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से आपको करवाया था टॉपिक, कोई वैसे बहुत बड़ा डिटेल में जाने का टॉपिक है नहीं। चलिए अगली जो न्यूज आती है दोस्तों, वो आती है जम्मू एंड कश्मीर से आती है। कश्मीर की एक शॉल है जिसे कहा जाता है पश्मीना शॉल, वर्ल्ड फेमस है। आजकल तो मशीनों से बनाई जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको हाथ से बनाते हैं, और हैंडीक्राफ्ट का काम है, जबरदस्त काम होता है, दुनिया की सबसे बेस्ट शॉल में से मानी जाती है। और ये बनाई जाती है इसकी ऊन से, इसकी जो ऊन होती है, ये देखिए कितनी प्यारी है ना, ये भी कितनी प्यारी है। इसको कहा जाता है चांगतांगी या फिर चांगरा गोट, इसको पश्मीना गोट भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली नाम इसका ये है। और दोस्तों ये लद्दाख रीजन में पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है ना, वो दुनिया की बेस्ट ऊन में से मानी जाती है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कश्मीर के अंदर जो औरतें थी वो इसको जो है चरखे से बनाती थी,
और उनका एम्प्लॉयमेंट मिलता था और उनको जो सैलरी मिलती थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मशीनें आने लगी तो डेफिनेटली मशीनें थोड़ा फास्ट बनाती हैं, तो उसकी वजह से वो जो है आउट ऑफ वर्क हो गई बहुत सारी वीमेन। और अभी कश्मीर वैली में कहाँ, जहाँ पहले 1 लाख से 2 लाख महिलाएं होती थी इसमें, अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रह गई हैं कश्मीर वैली में। तो जो पुरानी टेक्निक है वीविंग की और फेडिंग की, मतलब वीविंग की जो टेक्निक है वो कश्मीर में कहीं ना कहीं फेड होती जा रही है। और क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पुअर वेजेस, उनको पैसा बहुत कम मिलता है ना, और मशीन आने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी सरकार ने कहा है कि सरकार ने स्कीम लेके आई है, सरकार ने कहा है कि हम उनको एमएसपी देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एमएसपी जैसे हम लोग वीट पे देते हैं, राइस पे देते हैं, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा। आप सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा औरतों को और भी बहुत सारा स्किल वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा और कोशिश करेगी सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ यहाँ पे आएँ और इसमें काम करें, है ना। जैसे 12,000 रुपये का जीआई सर्टिफिकेट प्लान भी जो है वहाँ पे दिया जाएगा पश्मीना। देखिए जीआई सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, इसको एक टैग मिला हुआ है। तो इसके ऊपर जब वो हम लोग टैग लगा देते हैं, टैग ये मतलब एक जनरली जैसे आप शर्ट्स वगैरह खरीदने जाते हो, शर्ट्स पैंट जीन्स खरीदे, उसके ऊपर टैग होता है ना कंपनी का, लेवाइस, एडिडास, प्यूमा एंड ऑल दैट। ये भी जीआई भी एक टैग ही होता है। जीआई टैग जिसको मिल जाता है, इसका मतलब उसकी ब्रांडिंग एकदम हाईएस्ट लेवल की हो गई है और किसी दूसरे एरिया में वो नहीं मिलेगा। तो ये पहचान होती है जीआई टैग। पश्मीना टैग को दोस्तों, पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है। इसका मतलब ये जो शॉल है ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रीजन में बनाई जाती है और जीआई टैग की वजह से इसकी इंटरनेशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी कोशिश कर रही है सरकार के इसको पश्मीना को दोबारा से रिवाइव किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जीआई टैग जो मिला हुआ है वो देखिए, जीआई टैग का किस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें हैं जम्मू एंड कश्मीर जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। देखिए आप कानी शॉल देख सकते हो, कश्मीरी पश्मीना तो हो ही गया, है ना। पेपर मैची इज ऑल्सो देयर, है ना। खतमबंद इज ऑल्सो देयर, कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट इज ऑल्सो देयर। सैफरोन ये बिल्कुल लेटेस्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कश्मीरी सैफरोन को भी केसर जिसको बोलते हैं ना, केसर भैया बहुत महंगा आता है ना, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये कुछ जीआई टैग आप याद कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के वाले मामले में। अदरवाइज दिस वाज द होल न्यूज़। दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वीमेन एम्पावरमेंट होगा। देखिए सीधी सी बात है ना, स्किल दोगे आप उनको। तो अगली जो तो है 2 आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल को मिला के मैंने एक आर्टिकल बना दिया है। देखिए आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के का इस टाइम पे इंडिया 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बना था और आज मेरे ख्याल से इंडिया का प्रेसिडेंसी का लास्ट दिन है, आज मंगलवार है ना, हाँ। तो इस प्रेसिडेंसी में देखिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, 15 लोग होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है और इन 15 मेंबर्स में हर महीने अलग अलग लोगों के पास प्रेसिडेंसी आती है। तो इंडिया के पास ये प्रेसिडेंसी अभी आई है, उसके बाद इंडिया के पास प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 में आएगी। तो कुछ कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इंडिया की इस प्रेसिडेंसी वाले एरा में जो है, ये जो महीने भर का टाइम था, अफगान वाला इशू बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहा, अफगानिस्तान वाला। इंडिया ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है यहाँ पे। अभी आपको ये पता होगा कि इसराइल ने गाजा के ऊपर थोड़े अटैक किया था अभी 3-4 दिन पहले। दिखा देता हूँ एक बार थोड़ी सी लोकेशन आपको। ये इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका आता है गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे वेस्ट बैंक है और ये है आपका इसराइल जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर जो, और ये है कि जेरूसलम, बहुत पुराना मुद्दा है, आपको बड़ा अच्छा सा वीडियो करके बताया था हम लोगों ने एनिमेशन के साथ, वो देख सकते हो आप। और यहाँ पे वेस्ट बैंक में बहुत सारा इजरायली लोगों ने क्या है, इलीगल सेटलमेंट कर रखी है। इंटरनेशनल इनको इलीगल डिक्लेयर किया है, लेकिन ये इसराइल वाले हैं, किसी की परवाह करते नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये लोग यहाँ पे घर बनाते रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते रहते हैं और लोग यहाँ पे आके दुनिया भर से सेटल होते हैं, खासकर अमेरिका से। और इधर ये देख रहे हो अभी, ये है आपका गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में जो पार्टी है उसका नाम है हमास। हालांकि इसराइल और अमेरिका इस हमास को टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमास वाले क्या करते हैं, कभी कभी इधर से गाजा स्ट्रिप से इधर जो है रॉकेट डाल देते हैं, इधर जो है कुछ रॉकेट्स वगैरह डाल देते हैं और इनको परेशान करते हैं। तो अभी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ, पिछले हफ्ते गाजा में जो हमास वालों ने कुछ बलून्स डाल दिए थे, उन बलून्स के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल था जो इसराइल की लैंड के ऊपर आके गिर गया था, और तो उसकी वजह से इसराइल ने यहाँ पे दोबारा से अटैक किया। खैर इसके बीच में इस बार ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं हुआ। तो बात ये है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर हैं महमूद अब्बास, उनके बारे में अभी उन्होंने बैठक की है, बातचीत हुई है। ये बहुत हाई प्रोफाइल है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये देख सकते हो, बेंजी गांट्ज, ठीक है, इनके बीच में बातचीत हुई है, अमेरिका ने करवाई है ऑफ कोर्स।
तो देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन इंडिया का पैलेस्टाइन मुद्दे पे हमेशा से यही कहना है कि हम पैलेस्टाइन मुद्दे का एक पीस प्रोसेस के थ्रू सॉल्यूशन चाहते हैं। इंडिया कभी भी इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है, हम पैलेस्टाइन के कोज को ही सपोर्ट करते हैं और इंडिया चाहता है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से जो है वो यहाँ पे चीजें हों। उसके अलावा एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था यूएनएससी में अफगानिस्तान को लेकर, यूनाइटेड किंगडम ने और फ्रांस ने उसको किया था, और के वहाँ पे जो सिविलियंस हैं, जो उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनकी प्रोटेक्शन को लेके जो ये डाला गया था। तो लेकिन यहाँ पे यार एक चीज़ ना थोड़ा सा मुझे पर्सनली लगा कि जो थोड़ी खराब हुई है कि इंडिया ने क्योंकि इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, तो अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के इस जो रेजोल्यूशन में पहले पता क्या है, पहले तालिबान को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मौके पे इंडिया ने इस टेररिस्ट वर्ड को यहां से हटा दिया। तो अभी तालिबान के साथ जो है टेररिस्ट वर्ड को नहीं जोड़ा गया है, पहले जोड़ा जाता था। देखिए सिचुएशन कैसे बदल जाती है, और इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। जहां पहले पूरी दुनिया तालिबान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही थी, अभी वही लोग तालिबान के साथ एंगेज भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, देखिए प्रैक्टिकल बात है ना, वहां पे उनका कंट्रोल है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये पूरे का पूरा थोड़ा सा मामला था, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का स्टैंड क्या है पैलेस्टाइन के ऊपर। हालांकि पिछले 3-4 साल से हमारा स्टैंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल हम लोग पैलेस्टाइन इशू को सपोर्ट करते हैं। चलिए अगली जो न्यूज़ है, इंडिया में वापस आते हैं। दुनियादारी की बातें बहुत हो गई, कोई खास रेलेवेंट थी भी नहीं। आपने ये मूवी देखी होगी, बर्फी मूवी, बहुत शानदार मूवी, जबरदस्त मूवी, हालांकि ओरिजिनल नहीं है, हॉलीवुड की किसी मूवी की कॉपी है। उसमें आपने ये देखा होगा, ये रेलवे ट्रैक देखा होगा। देखिए ये 2 फीट रेलवे गेज है, 2 फीट, ओनली 2 फीट। जैसे हमारी जो रेगुलर ट्रेन होती है ना, वैसा नहीं है ये। और ये टॉय ट्रेन है, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। ये पूरी मूवी की शूटिंग ही दार्जिलिंग में हुई है। और ये है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहां पे टूरिस्ट लोग इसकी वजह से आते हैं बहुत सारे, और जिसकी वजह से वहां पे इनको इनकम होती है। दार्जिलिंग कहाँ है आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए पूरा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के नदन हिस्से में आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी ऐसे भी चाय के और कॉफी, ज्यादा तो चाय होती है, उसके बाग बहुत फेमस हैं, बहुत शानदार है। तो ये जो 2 गेज है, अभी मामला यहाँ पे यह फंसता है कि सरकार इसको मोनेटाइज करने के मूड में है, मतलब इसको प्राइवेटाइज करने के मूड में है सरकार का कहना है कि नुकसान में चल रही है, पैसा वैसा इससे हो नहीं रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, वो इसको अच्छे से प्रॉपर मैनेज करेंगे, ऑपरेट करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे और सरकार को भी पैसा देंगे, अच्छी मेंटेनेंस हो सकती है। ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जैसा कि हमेशा ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है। उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में आप इसको देना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर को इसको खत्म कर देगा, क्योंकि देखिए इसमें प्रॉफिट तो है नहीं। 5 करोड़ इसका सालाना इसमें ये बेचारी प्रॉफिट कमाती है, और इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर को खर्चा करने पड़ेगा 20 से 25 करोड़ रिवाइव करने के लिए, तो वो क्यों करेंगे। तो उनका यह मानना है कि ये जो है सरकारी हाथों में ही रहना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1991 में इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा इंडिया में और 4 ऐसी जगह है जहां पे इस तरह की माउंटेन में टॉय ट्रेन चलाई जाती हैं। दार्जिलिंग का तो आपको बता ही दिया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, कालका शिमला है, इसमें तो आप लोग बहुत सारे गए होंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो कभी भी शिमला गए होंगे तो ये भी एकदम जबरदस्त है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा महाराष्ट्र में एक है माथेरन रेलवे, ये भी। तो 4 हैं फिलहाल इंडिया में जो लो गेज पे चलती हैं, लो गेज इन द सेंस के जिसमें ये 2 फीट गेज होता है ना। और ये जो सिलीगुड़ी वाली पूरी है, इसकी जो लेंथ रहती है, इसकी जो दार्जिलिंग वाली की लेंथ रहती है 87.48 किलोमीटर। ये दोस्तों चलती है, ये जलपाईगुड़ी विद द दार्जिलिंग अक्रॉस दिस, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2 फीट गेज है, याद रख लेना है आपने इसको। और इसको बनाया गया था 1979 में और 1981 में ब्रिटिश एरा में बनाया गया था। तो इट्स अ टॉय ट्रेन। इस तरह की 4 टॉय ट्रेन इंडिया में चलाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा पूरा मामला, मतलब हल्की सी प्रीलिम्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं वो है भारतीज राइट इशू टू हेल्प द फ्यूल गेज। देखिए वैसे इकोनॉमी सेक्शन का आर्टिकल है, और आर्टिकल में कोई दम नहीं है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये टर्म बतानी है, राइट्स इशू। और इकोनॉमिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नई टर्म आई है तो सोचा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कोई भी कंपनी होती है ना, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, हजारों लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, टिस्को, विस्को, सब के जो है शेयर होल्डर होते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग उसके शेयर खरीद सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने शेयर खरीदा हुआ है और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी को अगर नया पैसा चाहिए और पैसा चाहिए एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपना लोन वगैरह चुकाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी यहां पे 2 काम कर सकती है। पहला काम जो कंपनी कर सकती है वो ये कर सकती है कि वो नए शेयर इशू करे,
नए शेयर इशू करे, पब्लिक इसको खरीदेगी और कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पहले से ही जिनके पास शेयर्स हैं, उनको कंपनी कह सकती है कि आप हमारे नए शेयर खरीद लीजिए। तो यही लोग जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होते हैं उनको राइट होता है, तो कंपनी उनको राइट प्रोवाइड कराती है कि दिस इज नाउ योर चॉइस। अब ये कंपलसरी नहीं होता है, उनको सिर्फ एक चॉइस प्रोवाइड कराई जा रही है कंपनी के द्वारा कि अगर आप चाहो तो डिस्काउंट पे नए शेयर भी खरीद सकते हो। तो क्या सीधी सी बात, अगर मुझे हेल्प की जरूरत चाहिए होगी तो पहले तो मैं अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों में ही हेल्प ढूंढूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेंजर के पास जाऊंगा। तो ऐसा ही है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और ये थोड़ा डिस्काउंट पे उनको दिया जाता है। अगर यहां से पैसे का जुगाड़ नहीं होता है फिर वो कंपनी जो है जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। तो ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, उसे को कहा जा रहा है दोस्तों राइट्स इशू। ठीक है, समझ में आया आपको? बस इतना ही इसी टर्म के लिए, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें हैं, फालतू की बहुत सारा फैक्ट वैक्ट ये दिया हुआ है, बट आपको ये पता होना चाहिए ओनली फॉर द राइट्स इशू। तो भारतीय एयरटेल कंपनी ने अभी राइट्स इशू करने की बात की है, 21,000 करोड़ रुपए उनको चाहिए थे, जो अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जुगाड़ करने की कोशिश करेगी। अगर नहीं होगा तो नए शेयर भी इशू कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट। अगली जो न्यूज है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। लेकिन अभी जो साइक्लोन आया है दोस्तों वो आया है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में आपने ये पता, ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिकन गल्फ है ये, और ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह में है जब आप ओशियंस की बात करते हो। इसका टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, और आप सबको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है क्या, वहां पे जो इवेपोरेशन के थ्रू, पहले इवेपोरेशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उस इवेपोरेशन के थ्रू जो कंडेंसेशन होती है ना, कंडेंसेशन होती है, जो मॉइस्चर होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखो गर्मी का समय चल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा होने से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया, और वो मॉइस्चर डिराइव करता है साइक्लोन्स को। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन आते हैं वो एंटी साइक्लोन ऐसे चलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो आते हैं वो ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं। इसका तो आपको सबको पता है, कोई बताने की इसमें जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड ऑल दैट। अभी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो साइक्लोन जनरेट हो रहा है उसका नाम है साइक्लोन ईडा। लेकिन मैं यहाँ पे साइक्लोन क्यों बोल रहा हूं बार बार, यहां तो हरिकेन लिखा हुआ है। देखिए प्रोसेस एक ही है, प्रोसेस दोस्तों एक ही है, लेकिन जब वो इंडियन ओशन में पैदा होता है इसको बोल देते हैं हम लोग साइक्लोन। यही सेम प्रोसेस जब अमेरिका में होती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको या अटलांटिक में होती है, उसको बोल देते हैं हरिकेन। इसी को हम लोग साउथ चाइना सी में और इधर बोल देते हैं टाइफून। इसी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया में बोल देते हैं विली विली। देखिए नाम अलग है, बाकी ऑलमोस्ट इनका जो करेक्टर है वो सेम ही रहता है। किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है। स्पीड के अकॉर्डिंग इन साइक्लोन्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कैटेगरी 1 को कैटेगरी 1 हरिकेन, कैटेगरी 2 हरिकेन, स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। कैटेगरी 3 हरिकेन, कैटेगरी 4 हरिकेन। देखिए कैटेगरी 4 हरिकेन वाला बड़ा खतरनाक है। तो ये जो ईडा है ना, ये दोस्तों अभी तो कैटेगरी 3 में चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे कैटेगरी 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इससे पहले 15 साल पहले भी एक हरिकेन आया था जिसका नाम था कैटरीना। अरे मुझे याद है, हम लोग छोटे थे तब, और कैटरीना जब वहां पे आया था तो बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था, बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ था भैया, कई 100 लोग मारे गए थे अमेरिका में, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन 15 साल के बाद कैटेगरी 4 का साइक्लोन आया है। कैटरीना कैटेगरी 3 का था, ये तो मतलब कैटरीना से भी खतरनाक है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को आप इसको जोड़ के देख सकते हो। इस तरह के जो फिनोमिनाज हैं वो और ज्यादा इंटेंस होते चले जा रहे हैं साल दर साल, है ना, और आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरनाक ये दिखाई देंगे। तो इसकी स्पीड रहने वाली है जनरली 131 से 155 माइल्स पर आवर के बीच में। अमेरिका में देखो माइल्स का हिसाब से करते हैं वो लोग, किलोमीटर के हिसाब से नहीं करते हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला था। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज को मैं बता देता हूँ कि नहीं, मैं बताता हूँ नहीं हूं, मैं पूछूंगा आपको, देखता हूं कितना पता है। आप मुझे ये बताइए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है, और सिर्फ डायरेक्शन बता के ना कैसे काम मत खत्म करना, ये भी बताओ कि जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है या ईस्ट टू वेस्ट होती है, और साथ के साथ ये भी बता दो कि क्यों होती है। बस अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मजा ही आ जाएगा बात का। और आई नो कि आपको ये पता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, अपनी जीसी लोग पढ़ी हुई है, तो इसका आंसर आपको 110% आता होगा। बस आप मुझे बता दीजिए। वैसे आंसर इस पिक्चर में भी है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो।
चलिए अगली जो न्यूज है दोस्तों, वो वैसे तो एडिटोरियल वाले पेज से है। आज मैंने दो एडिटोरियल यूज किए हैं, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। तो एडिटोरियल देखो ये कहता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये हमारे कंट्री में है बहुत बड़ी समस्या। 2004 में सिर्फ 24, वैसे तो सिर्फ नहीं कहना चाहिए बट स्टिल 24% हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर छोटे बड़े क्रिमिनल केसेस थे, जिनमें से 2019 में इनकी संख्या बढ़ के रह गई 43%। तो देखो क्रिमिनलाइजेशन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल केस वाले लोग हमारी पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई ऐसे कानून बनाएंगे जो क्राइम को कम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। यहां पे जो एक मामला आता है वो ये आता है कि सुप्रीम, ये न्यूज में क्यों है, इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फाइन लगाया है। क्यों फाइन लगाया है? क्योंकि वो अपने कैंडिडेट्स की क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं बता पाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला हुआ है कि अगर आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई इलेक्शन लड़ता है कोई आपका कैंडिडेट, तो आप उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जनता को बताइए। अगर आप जनता को बताओगे तो जनता एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती है कि भैया जिसको हम वोट दे रहे हैं क्या ये वोट लेने लायक है भी कि नहीं। यहां पे ये बात है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोली थी कि जिसको आप टिकट दे रहे हो आप उसका कारण भी बताइए कि क्यों उसको टिकट दे रहे हो। पहली बात तो उसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री बताइए, फिर कारण बताइए। जनरली सरकार ने यह कहा कि हम उनको टिकट इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी विन परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको टिकट मिलता है। सरकार ने यह कहा, अब कोर्ट ने यह कहा कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा रीजन। आप रीजन में यह बताइए कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी अचीवमेंट है, क्या क्या उनमें ऐसी खास बातें हैं जो इनको एक अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ जीतने वाला है इसलिए। और बहुत सारी बार ना क्रिमिनल लोग होते हैं वो जीत जाते हैं क्योंकि या तो वो पैसा लेके देके, है ना, इधर उधर करप्शन कर देते हैं, ब्राइब देते हैं लोगों को वोट के लिए, या फिर अपने एरिया में वो उनकी साख होती है, बाहुबली होते हैं ना, वोट लोग जीत जाते हैं। तो वो रीजन नहीं होना चाहिए। आप उनकी अच्छी बातें बताओ। ऐसे तो जैसे एक यूपी में थे राजा भैया, है ना, वो भी बहुत जीतते थे। राजा भैया बहुत जीते थे, लेकिन उनके क्राइम के किस्से जो है दूर दूर तक फैले हुए हैं। भैया अपने तालाब में मगरमच्छ पालते थे, जो इंसान उनके अगेंस्ट में बोलता था उसको तालाब में डलवा देते थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको टिकट दे दोगे। वो जीतते थे, इट डजंट मीन कि आप उनको टिकट दोगे। तो ये बड़ा एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मामला हो जाता है दोस्तों ये। उसके अलावा और क्या है यहाँ पे, तो यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन ऑफ इंडिया और एडीआर का एक केस था जिसमें एफिडेविट में डिक्लेयर करना था उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल और द क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखिए 2002 का मामला है ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बताइए और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड बताइए। आपको पता है क्या हुआ था? सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर ही चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग ये नहीं बताएंगे एजुकेशन बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बाद में जब लोगों ने उसको अपोज किया तो सरकार थोड़ा पीछे हटी और बाद में अभी हर मेंबर को अपनी एजुकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिक्लेयर करना मैंडेटरी है और मोस्टली लोग करते भी हैं। उसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2005 में के जो आरटीआई एक्ट है उसके अंदर में एक फैसला सुनाया था और ये कहा था कि 6 पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनको आरटीआई के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी हैं, पब्लिक ऑफिस हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना चाहिए कि उनको कहां से फंडिंग मिलती है, कितनी फंडिंग मिलती है, कौन फंडिंग कर रहा है। लेकिन फिर से वही हुआ और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर पार्लियामेंट में गए, उन्होंने कानून बनाया और ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग आरटीआई के अंदर नहीं आएंगे। तो आपको लग रहा है कि वो उनके अंदर कुछ ईमानदारी है? मतलब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ऐसा ही एक मामला फंसता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का 2018 में जो लॉन्च की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू कोई भी इंसान अगर बॉन्ड के थ्रू अगर डोनेट करता है, पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है। उसकी आइडेंटिटी कोई भी पता नहीं लगा सकता। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वही पता लगा सकती है। इसका मतलब जनता को कभी भी नहीं पता चलेगा कि कौन आदमी कौन पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें यही दिखाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस जो हैं, अमीर लोग जो हैं, वेल्दी पीपल, बिजनेसमैन लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं
और उनका पता भी नहीं चलता है। तो डेफिनेटली जब पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो वो उसके अगेंस्ट में उनके फेवर में ही पॉलिसी बनाई जाती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म हमारी कंट्री में करप्शन का सबसे बड़ा रीजन है। जब जब बिजनेसमैन लोगों के बीच में और पॉलिटिक्स वाले करने वाले लोगों के बीच में साठ-गांठ हो जाती है भैया, तो करप्शन तो होगा ही होगा। तो कंक्लूजन बाद में यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि मैं एग्जीक्यूटिव के बाद टांग में टांग नहीं अड़ाऊंगा। भैया कोर्ट को आगे आना चाहिए, इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है हमारा पूरा एडिटोरियल। बहुत ब्रीफ में कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा नहीं, बिकॉज डिटेलिंग इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। सिर्फ आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बातें सिर्फ ऐसी करेंगे कि देखिए 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था। उस पेरिस अग्रीमेंट में जो भी बातें हुई थी, इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है G20 में जो अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर रहा है। उसके अलावा कोई भी G20 कंट्री अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया लगातार टॉप 10 कंट्रीज में रहता है। इसका मतलब इंडिया ऐसे स्टेप उठा रहा है अच्छे तरीके से जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करते हैं। इंडिया में दोस्तों एक स्कीम है जिसे कहा जाता है उजाला स्कीम। आपको पता है कि जीरो सब्सिडी प्रोग्राम है जिसमें एलईडी लाइट्स वगैरह को प्रमोट किया जाता है। इंडिया में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी प्रोग्राम है ये, जिसमें जो आपके पुराने वाले बल्ब होते थे ना, येलो कलर की लाइट देते थे, उनको एलईडी से रिप्लेस किया जा रहा है। एलईडी से रिप्लेस किया जा रहा है। तो इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम इंडिया ने लिए हुए हैं, है ना। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो कोप है ना COP26 वो होने वाला ग्लासगो में। COP का मतलब है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये दुनिया भर की मोस्टली सभी कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, है ना, जो UNFCCC का पार्ट होती हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि अर्थ समिट जब हुआ था 1992 में, तो उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी है COP26। तो ये होने वाला है ग्लासगो में। हर साल होता है, यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं अशोक शर्मा जी, हाँ अशोक शर्मा जी हैं, वो अभी इंडिया में आए हुए थे कुछ टाइम में पहले, अभी पिछले हफ्ते ही गए हैं। तो इंडिया की सरकार को कन्विंस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप अच्छा कर रहे हो। इंडिया को कहा कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप थोड़ा सा और कीजिए। लेकिन क्या इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर बनाना दोस्तों फेयर है? जबकि इंडिया ऑलरेडी अपने कमिटमेंट से अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद भी अशोक जी आगे हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो दूसरी कंट्रीज अगर हम कंपेयर करें, चाइना और अमेरिका में इंडिया के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। यूनाइटेड किंगडम में भी 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। उसके बावजूद भी आप इंडिया को प्रेशर कर रहे हो, तो अपने आप में ही कहीं ना कहीं ये डाउट क्रिएट करता है। अगर चाइना के कमिटमेंट की बात करें, चाइना ने कहा है कि वहां पे 2030 में वो पीक पे पहुंच जाएंगे। मतलब 2030 के बाद वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 2060 तक हम लोग जीरो लेवल पे पहुंच जाएंगे, मतलब नेट जीरो। मतलब 2060 के बाद चाइना ना तो ग्रीन हाउस गैसेस को जितना एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, जिसे कहा जाता है नेट जीरो। वहीं यूएसए ने कहा है कि वो 2030 तक 50 से 52% अपना ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करेगा। 2050 तक अमेरिका नेट जीरो के लेवल पे पहुंच जाएगा, जो कि चाइना 2060 पे पहुंचेगा। इंडिया ने अभी कुछ भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कब यहां पे पहुंचेगा, बट स्टिल इंडिया अपने जो है कमिटमेंट से पहले ही बहुत ज्यादा बेटर कर रहा है। हालांकि इस पे मुझे डाउट है थोड़ा सा कि ये यूएसए और चाइना इसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, वो देखना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं जब दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे फ्रांस की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये अलग ही गेम खेल रहे हैं। फ्रांस ने अपनी एयरलाइंस को एक जो है बेल आउट दिया था 4 से 5 बिलियन डॉलर का, और इन्होंने कहा था कि जो पुराने जहाज हो गए हैं, जो एयरप्लेन्स हो गए हैं, आप इनको यहां से हटाइए, अच्छी क्वालिटी वाले नए प्लेन्स खरीदिए जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करते हैं। ऐसा कुछ वहां फ्रांस में भी चल रहा है। उसके अल्टरनेटिव में उन्होंने कहा है कि लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे कि वो ट्रेन से यात्रा करें रादर देन एयरप्लेन्स, जिसकी वजह से एमिशन जो है कम होगा। वो सारी की सारी चीजें जो है फ्रांस वहां पे बोल रहा है, लेकिन पूरी तरह से उसको अचीव डेफिनेटली वो नहीं कर पाया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में तो अलग ही गेम चल रहा है। पिछला प्राइम मिनिस्टर वहां पे इलेक्शन इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम लोग क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। अभी वाले भी इलेक्शन हारने वाली कगार पे हैं, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, लेकिन यूनेस्को ने कहा है कि उसको थ्रेट कैटेगरी में रखा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही
अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेस के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। और यही हाल दूसरी कंट्रीज का भी है दोस्तों, यही हाल कनाडा का भी है, यही हाल दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का भी है। तो बोलने की बात है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। तो जो दुनिया का 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को कम करना है पेरिस कन्वेंशन के अंडर में, तो वो थोड़ा क्या काफी ज्यादा जो है डाउटफुल ही नजर आता है। लेकिन इंडिया की हम बात करें, इंडिया ने अपने एनडीसी जिसे कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने कमिटमेंट किया था, लेकिन इंडिया पक्का निकला अपने कमिटमेंट का। मतलब इंडिया ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की सुन ही नहीं रहा है, अपने कमिटमेंट से भी अच्छा कर रहा है। इंडिया ने टारगेट रखा है कि 175 गीगावाट हम लोग 2022 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है प्रोड्यूस करेंगे। 2030 तक जो है 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब अपार्ट फ्रॉम कोल उससे प्रोड्यूस करेंगे। और दोस्तों इंडिया ऑलरेडी इसको अचीव करने के बिल्कुल क्लोज है। अगर कोविड सिचुएशन ना होती, अगर पेंडेमिक ना होता, तो अब तक शायद इसको हम लोग अचीव भी कर चुके होते। वहीं इंडिया ने ये भी कमिटमेंट किया है कि 26.5 बिलियन डॉलर हम लोग बायोगैस के ऊपर और क्लीन फ्यूल के ऊपर खर्चा करेंगे। 3.5 बिलियन डॉलर हम लोग सोलर फोटोवोल्टेइक सेल के ऊपर खर्चा करेंगे। 780 मिलियन डॉलर हम लोग एफोरेस्टेशन तो जंगल वंगल पे खर्चा करेंगे, पेड़ वेड़ लगाएंगे। तो ये सारे की सारी कमिटमेंट इंडिया ने की हुई है जो उसके टारगेट से ऑलरेडी काफी बेटर है। उसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था पेरिस कन्वेंशन के अंदर में, जिसमें बहुत सारी कंट्री हैं, है ना, जिन्हें हीट सरप्लस कंट्री भी कई बार कहा जाता है। अभी तो इसके अंदर सारी कंट्री आ सकती हैं। तो इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया टॉप 10 परफॉर्मेंस कंट्रीज के अंदर रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने जो बोला वो करके दिखाया, जिसे कहा जाता है वॉक द टॉक, मतलब अपनी जुबान का पक्का निकला इंडिया, है ना। और आज हम अच्छी अच्छी बातें करें, खराब बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंडिया अपने एनडीसी को रिवाइज कर सकता है। जब इंडिया ने अपना प्रीवियस कमिटमेंट फुलफिल कर लिया है, तो अभी इंडिया को हायर एम के लिए जो है जाना चाहिए। इंडिया अभी अपने एनडीसी को और ज्यादा अपने आप रेज कर सकता है, लेकिन अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे तो भैया वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल सॉल्यूशन ही होना चाहिए। आप किसी हर एक कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल रीडिंग भी आपके पास है, आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। जलियांवाला बाग में कुछ रेनोवेशन हुआ था, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप जलियांवाला बाग को जैसा था वैसा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आप यहाँ पे आगे चिल करोगे। तो चिल करने की जगह नहीं है ये। तो अगर आप यहाँ पे पार्क वार्क इतने अच्छे से लाइटनिंग वाइटनिंग म्यूजिक लगा दे हो, तो इसको आप टूरिस्ट प्लेस बना रहे हो, पिकनिक स्पॉट नहीं है जलियांवाला बाग, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ऊपर से आप ये मोनेटाइजेशन वाला मुंह पढ़ सकते हो। कल मैंने आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बताया था, तो आप थोड़ा सा आर्टिकल आपको पढ़ना है तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, अगर बस टाइम है तो, ठीक है। उसके बाद आप वैक्सीन की डिलीवरी के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है 10% वैक्सीन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हो। वंदे भारत ट्रेन जो है चलाने वाले हैं 102 24 तक। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी बड़ी न्यूज थी दोस्तों। तो यही थी आज की। ये तो जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका हमारा आंसर उसका जरूर दोगे कमेंट सेक्शन में। सबके कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके जो है कमेंट को मैं रिप्लाई भी करूं, अगर रिप्लाई करने लायक है तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।